केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के नाम किए घोषित। प्रदेश से भी हुआ कई खिलाड़ियों का चयन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में 58 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा धान की हुई खरीद। प्रदेश में 22% की दर से बढ़ा जीएसटी कलेक्शन। सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेलों को सोलर पैनल से जोड़ने की योजना। बिजली मंत्री ने कहा, इससे किसानों को निर्बाध मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अंबाला के सरकारी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को तेलंगाना की संस्कृति और तेलुगु भाषा से करवाया जा रहा है रूबरू। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति 30 नवंबर को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश से अर्जुन अवार्ड के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ी सीमा पूनिया, कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक व सरिता मोर, वुशु खिलाड़ी प्रवीण कुमार, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लों, मुक्केबाज अमित पंघाल, कबड्डी में साक्षी कुमारी सहित 25 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक राज सिंह छिकारा का द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चयन हुआ है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज धान खरीद का आखिरी दिन है और अब तक 58 करोड़ 59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर किसानों को 48 घंटे में ही 98% भुगतान कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की भरपाई बंद होने के बावजूद प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 22.71% की दर से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से है। हमारा एस्टिमेटेड 57 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, उसके बदले में कल तक 58.59 लाख मीट्रिक टन हरियाणा के अंदर प्रोक्योर करी गई है। और आज आखिरी दिन है जहां पूरे प्रदेश के 22 के 22 जिलों में हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को जितना भी हमारा पैडी हमारी मंडियों में आया हुआ है उसको प्रोक्योर करने के आदेश दिए गए हैं। तो हरियाणा प्रदेश में 14,302 करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्ट हुआ था और इस साल 18,290 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ है, जो कि लगभग कॉम्पनसेशन के बाद 22.71% की हमारी ग्रोथ दिखाती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार आबकारी कलेक्शन में अब तक 23% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार 9,500 करोड़ रुपए का आबकारी संग्रह पार कर नया बेंचमार्क सेट करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश भर में पीओएस सिस्टम लगाने वाला हरियाणा पहला राज्य है और अब तक 55% पीओएस सिस्टम लग चुके हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि किसानों के ट्यूबवेल को ज्यादा बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार अब ट्यूबवेल को सोलर पैनल से जोड़ेगी। इससे किसानों को सुबह से शाम तक खेतों में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध रहेगी। यमुनानगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ये योजना अगले साल से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक ठंड और गर्मी में खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है, इससे उस दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। बिजली मंत्री ने कहा कि इस योजना से किसानों को पहले से अधिक बिजली मिलेगी और सरकार को किसानों को सब्सिडी के रूप में दिए जाने वाले राजस्व की भी बचत होगी। कि ट्यूबवेल को हम सोलर पे ले आए, मैक्सिमम हम करने जा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं पार्टीज को, जिससे कि फार्मर्स को रात को पानी नहीं लगाना पड़े। दिसंबर जनवरी में रात को जाके पानी लगाना बहुत दिक्कत की बात होती है, सबसे कठिन काम वो है। तो हम चाह रहे हैं कि सोलर पे करें, पूरा दिन ही, सुबह 7 से लेकर रात के 7 बजे तक 48 घंटे हम 3 शिफ्ट दिन में ही चलाएं। थर्मल की प्रोडक्शन है वो कि 4 रुपये पर यूनिट आती है, 4 रुपये कुछ पैसे, और उसके बाद जो फार्मर को देते हैं वो 10 और 25 पैसे देते हैं, तो बहुत हमें सब्सिडी देनी पड़ती है।
बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत यमुनानगर में 800 मेगावाट की एक यूनिट शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2014 तक बिजली का लाइन लॉस 31% था, जिसे अब कम कर 13.40% किया गया है। लगाने जा रहे हैं 800 मेगावाट का, जो अंडर प्रोसेस है। तकरीबन उसका सारा सिस्टम में आ रहा है। हम 1 साल में इसे स्टार्ट कर दें। लाइन लॉस हमारा सबसे कम है इस वक्त, हम 13.46 हमारा, और जो पहले 31% था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 2014 की बात कर रहा हूँ, और 2014 से लेके अब हमने, आप ये समझिए कि 14% हमने नीचे लेके आए हैं। भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अंबाला के सरकारी महाविद्यालय में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को तेलुगु भाषा, तेलंगाना की संस्कृति और रहन सहन के बारे में सिखाया जा रहा है। सहायक प्राध्यापक धर्मवीर ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा का सहयोगी राज्य तेलंगाना है। दोनों राज्यों के छात्र एक दूसरे के साथ राज्यों से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। उन्होंने बताया, इसी कड़ी में छात्रों को तेलंगाना की 20 तक की गिनती सिखाई गई है। तेलंगाना राज्य से है। इसके तहत दोनों राज्य अपने यहाँ के छात्रों को एक दूसरे राज्य के बारे में सिखाते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का साहित्य, वहाँ का रहन सहन, खान पान। इसी के तहत गवर्नमेंट कॉलेज अंबाला कैंट में हम छात्रों को जो है तेलंगाना के सामान्य ज्ञान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, इस सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कमेटी की प्रमुख अंजू जागपाल ने कहा कि कार्यक्रम से राष्ट्रीय एकता को बल मिल रहा है। इसके माध्यम से दूसरे राज्यों को समझने का मौका मिलता है। एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानना, भाषा को जानना और उनके खान पान के बारे में। हमने बच्चों से डांस प्रोग्राम्स, उनके सॉन्ग प्रोग्राम्स और थोड़े से उनको जैसे उनकी भाषा के बारे में भी अवगत कराने की कोशिश की। हमें दूसरे कल्चर को समझना, दूसरी स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भाईचारा की भावना आती है, स्ट्रेंथन होता है कहीं ना कहीं हमारा नेशन। और इसी कड़ी में हमने बच्चों को भी ये जानने के साथ साथ बताने की भी कोशिश की। छात्रों ने कहा कि ये कार्यक्रम काफ़ी फायदेमंद है। इससे हमें दूसरे राज्यों को समझने का अच्छा अवसर मिलता है। हमें वहाँ की संस्कृति सीखने का मौका मिलता है और उन्हें हमारी संस्कृति सीखने का मौका मिलता है। वहाँ के कल्चरल सॉन्ग पर हम लोगों का डांस परफॉर्मेंस था, जिसे करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तेलंगाना के साथ जोड़ा गया था हरियाणा को, और इसमें हमने तेलंगाना की जो संस्कृति, जो उनकी भाषा, ये सब चीज़ें सीखने का हमें मौका मिला। तेलंगाना एक स्टेट है, उनके कल्चर, उनका रहन सहन कैसा होता है, ये चीज़ें हमें सीखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में उल्लीहाटू गांव में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के योगदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कठिन परिश्रम से राष्ट्र के जीवन को समृद्ध किया है। जनजातीय समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। मैं सभी ज्ञात अज्ञात जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों, वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस पर शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आज़ादी के महान नायक ही नहीं थे, वे हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। सिरसा के नोहरिया बाजार निवासी 7वीं कक्षा के नेत्रहीन छात्र मेधांश ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कैलेंडर बॉय में रिकॉर्ड बनाया है। उनमें ऐसी प्रतिभा है कि वे 30 साल बाद या 30 साल पहले की किसी भी तारीख का दिन बता देते हैं।
मेदांश की इसी काबिलियत के चलते उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। वे साइंस ओलंपियाड में 10 पदक जीत चुके हैं। मेदांश को सिरसा के तत्कालीन उपायुक्त प्रदीप कुमार भी सम्मानित कर चुके हैं। मेदांश ने कहा कि वे बड़े होकर IAS बनना चाहते हैं। वे अपनी इस काबिलियत का श्रेय परिवार और अपने शिक्षक को देते हैं। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो वही मेहनत आज मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे लेके आई। आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वर्ल्ड तक जाने की कोशिश करूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हर चीज़ में ऐसी प्रोग्रेस करता रहूँ। मेदांश की मां रमता सोनी ने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके बेटे मेदांश से 75 तारीखों के बारे में पूछा गया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद उसकी वीडियो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी भेजी गई। वे मेदांश को अंध विद्यालय में पढ़ाने की बजाय सामान्य बच्चों के विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं। मेदांश जो है एक सपोर्ट मिला, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, उस थोड़े से सपोर्ट पे इसने कितना कुछ कर दिखाया है। मेरा सोसाइटी से, मेरा स्कूल से, जितने भी स्कूल्स हैं हमारे सिरसा में, उनसे अनुरोध है कि भी किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने के लिए मना ना किया जाए। इन बच्चों को भी अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत गर्व की बात है कि मेदांश ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना रिकॉर्ड सेट किया। इसका क्रेडिट मैं इसकी मदर टीचर्स को देना चाहूँगा। मैं बहुत से सालों की जो है, अगर किसी कैलेंडर डेट्स का जो है कोई उससे रिकॉर्ड पूछा जाए, वार तिथि जो है वो पूछी जाए, तो वो तुरंत जवाब दे देता है। ये हमारे लिए एक बड़े ही गर्व का विषय है और हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये बच्चा जो है अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल प्रदेश के नूह जिले की दशा और दिशा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं। जिले के किसान ऑफ सीजन के फलों की खेती कर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के साथ साथ नई तकनीक को अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। गांव खोट बसई के किसान हकमुद्दीन 5 वर्षों से हाइब्रिड सब्जी और फलों की खेती कर अपनी आजीविका को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इस समय विवाह के सीजन के चलते पीले और लाल रंग के तरबूज की मांग NCR सहित विभिन्न जिलों में हो रही है, जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। हकमुद्दीन ने कहा कि वे 1 एकड़ तरबूज की फसल पर लगभग 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। अनेक किसान तरबूज की इस किस्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हकमुद्दीन ने कहा कि अन्य किसानों को भी हाइब्रिड फलों व सब्जी की खेती को अपनाना चाहिए। 3 एकड़ में तरबूज की फसल लगाई हुई है जी। इसमें मैंने 3 वैरायटियां लगाई हुई हैं। एक नॉन यू की जन्नत वैरायटी, नॉन यू की आरोही, एक मैक्स का, एक वासफ नून हेम्स का मैक्स वैरायटी। मैंने लगभग इसे 5-6 लाख रुपए का मुनाफा अब तक ले चुका हूँ। मैं 4-5 साल से बढ़िया मुनाफा कमा रहा हूँ जिससे। इसमें लगभग जी 45-50 हज़ार रुपये पर एकड़ का खर्चा आ जाता है, मल्चिंग सीड वगैरह का। इसमें लाल तरबूज भी है, पीला भी है और अच्छी क्वालिटी है। और हमने यह मौसम में तरबूज ही नहीं देखे और अभी अच्छा फसल बोता है, 8-10 लाख की हो जाती है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि हाइब्रिड तरबूज के बीज की 3 वैरायटी इस किसान ने लगाई थी। ये फसल 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। ये पूरी तरह से ऑफ सीजन का फल है। हाइब्रिड वैरायटीज है और नोयू सीड्स है, नन हेम्स है, कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरह की वैरायटीज बना रही हैं। और ये ऑफ सीजन का तरबूज है। इस बार मेवात में हकमुद्दीन जी ने लगाया है और इसमें 3 एकड़ में लगाया है और इसका काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ लाके उनको दिखाया भी है, आगे ट्रेनिंग भी दी है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के नाम किए घोषित। प्रदेश से भी हुआ कई खिलाड़ियों का चयन। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में 58 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा धान की हुई खरीद। प्रदेश में 22% की दर से बढ़ा GST कलेक्शन।
सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेलों को सोलर पैनल से जोड़ने की योजना। बिजली मंत्री ने कहा, इससे किसानों को निर्बाध मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अंबाला के सरकारी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को तेलंगाना की संस्कृति और तेलुगु भाषा से करवाया जा रहा है रूबरू। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।